हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण लेसन जो जलवायु टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जलवायु से संबंधित एक टॉपिक था ऋतुएं, उसके बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा बच्चों कि ऋतु का निर्माण कैसे होता है और भारत के अंदर प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है। हमने देखा कि पृथ्वी के परिक्रमण काल के दौरान पृथ्वी के जो झुकाव के कारण, पृथ्वी के 67.5 डिग्री के कोण के कारण, या तक कि पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्य की किरणों का तिरछापन के कारण भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन। फिर हमने देखा कि पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी ऋतुएं बनी, उसके बारे में हमने पढ़ा। यदि बच्चों आपको ऋतु इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ऋतुएं जो टॉपिक का बिंदु है वो हमारे जो वर्तमान जो टॉपिक है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हमने ऋतु टॉपिक को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आपने इस वीडियो को देखा तो आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना जरूर है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपन का आज का बिंदु। आज के बिंदु का पहला पॉइंट आपको मैं नोट कराता हूं। एक शब्द आता है मानसून। क्या है? मानसून। मानसून क्या है तो याद रखना, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम सबसे हुई है, जिसका अर्थ होता है, मौसम व ऋतुओं में परिवर्तन, ये बनता है अपन की मानसून की परिभाषा। याद रखना, क्या याद रखना इसमें, ये शब्द किस भाषा का है, किस भाषा के शब्द से बना हुआ और जिसका अर्थ क्या होता है। अब ऋतुएं क्या है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम सीधा लेते हैं हमारी जलवायु। कौन सी? जलवायु से संबंधित मौसम। सबसे पहले जलवायु से संबंधित जो हमारा मौसम है वो है हमारा वर्षा ऋतु। क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के अंदर आपको एक शब्द आता है मानसून का उत्क्रमण। मानसून का उत्क्रमण देखो, और मानसून का उत्क्रमण को यदि हम दूसरे रूप में देखते हैं तो अर्थ होता है, उत्क्रमण का होता है मानसून की उत्पत्ति या आगमन कह सकते हैं, उत्पत्ति या आगमन भी कह सकते हैं। कई कई किताबों के अंदर सीधा लिखा होता है मानसून का आगमन। क्या लिखा होता है? मानसून का आगमन। और कई किताबों के अंदर लिखा मानसून की उत्पत्ति और कई किताबों में मानसून का उत्क्रमण भी लिखा है। ठीक है, लेकिन भौगोलिक भाषा के अनुसार उत्क्रमण शब्द क्या एक्यूरेट होता है। और आपको याद रखना है उत्क्रमण का अर्थ भी क्या होता है, आगमन ही होता है, लेकिन कंफ्यूज के दौरान इस शब्द का उपयोग कर लेता है। मानसून का उत्क्रमण क्या है तो याद रखना, नोट करके मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। मानसून का भारत में प्रवेश करना क्या कहलाता है? मानसून का उत्क्रमण। अब भारत के अंदर मानसून का उत्क्रमण कैसे होता है उसके बारे में हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, भारत के अंदर जब मानसून के उत्क्रमण की बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानसून की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आपको काफी बार आपको मैंने बताया है कि तापमान और दाब का एक महत्वपूर्ण
प्रभाव होता है। किसका? तापमान और दाब का क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और इन्हीं प्रभावों से मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। किसकी होती है उत्पत्ति? मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और यही उत्पत्ति आगे जाकर मानसून के निर्माण में या विस्तार में इसका योगदान देती है। अब देखते हैं बच्चों मानसून का उत्क्रमण कैसे होता है। भारत के अंदर आपको मानसून का उत्क्रमण के लिए सबसे पहले याद रखना होगा, इसका जो प्रभाव है ITCZ से भी होता है। किससे होता है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से भी होता है। याद रखना, मानसून का उत्क्रमण भारत के अंदर हिंद महासागर से होता है। कहाँ होता है? हिंद महासागर से। भारत के अंदर मानसून का उत्क्रमण कहां से होता है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। नोट करके याद रखना बच्चों, ये विश्व के अंदर द्वीपों की संख्या में चौथा स्थान है। विश्व में द्वीपों की संख्या में चौथा स्थान है। और हिंद महासागर के अंदर द्वीपों के स्थान में पहला स्थान है। कौन सा? हिंद महासागर के अंदर द्वीपों के स्थान में कौन सा है? पहला। और अफ्रीका में भी ये क्या है? पहला। तो याद रखना, हिंद महासागर के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पास कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है। वहां पर ये कौन सा प्रेशर बनता है? H, मतलब उच्च दाब बनता है। कौन सा दाब बनता है? उच्च दाब। ठीक है बच्चों। और जब मानसून का मौसम होता है और उस समय जून का मौसम होता है। कौन सा होता है? जून। और जून के समय सूर्य का चमकता है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरात के पास ऐसे निकलती है और सूर्य हमेशा यहाँ पर सीधा चमक रहा होता है जून के महीने 21 जून के करीबन चमकता है। इस कारण से उत्तरी भारत के अंदर उच्च तापमान होता है। उत्तरी भारत के अंदर क्या होता है बच्चों? उच्च तापमान होता है। किस कारण से? भारत के पश्चिमी राजस्थान के पास, भारत में पश्चिमी राजस्थान या फिर राजस्थान के अंदर या पश्चिमी भारत के अंदर कौन सा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर? लो। इसको कहते हैं निम्न दाब। क्या कहते हैं? निम्न। तो अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि उच्च दाब का बनता अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप के पास। कौन सा महासागर? हिंद महासागर में। और निम्न दाब का बनता है उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर। यहां हम अब समझाते हैं, ये हुआ अपन का हाई प्रेशर हिंद महासागर, ये अपन का हो गया लो प्रेशर। अब देखो, आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए, पवने हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। और हाई प्रेशर यहाँ पर है, लो प्रेशर कहाँ है? यहाँ। और हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ पर क्या है? प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कौन सा चक्रवात? प्रति चक्रवात। अब आपको प्रति चक्रवात या चक्रवात शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि लो प्रेशर पर हमेशा चक्रवात आते हैं और हाई प्रेशर पर जो बनते हैं वो प्रति चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं? प्रति चक्रवात होते हैं। और यहाँ पर प्रति चक्रवात धीरे धीरे वह लो प्रेशर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। और ये चक्रवात आकर किससे टकराते हैं? दक्षिणी भारत के तटों पर जाकर टकराते हैं। क्या करते हैं? दक्षिणी भारत के तटों के ऊपर जाकर टकराते हैं। अब दक्षिणी भारत के तटों पर टकराने से पहले ये जो चक्रवात है वो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है? आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। और आर्द्रता ग्रहण करके जब ये दक्षिणी भारत के तटों पर टकराता है तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कितने शाखाओं में बढ़ जाता है? दो शाखा। एक शाखा का नाम होता है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरी का नाम हो जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो कितनी शाखा हो गई यहाँ पर वर्षा की? दो। एक अरब सागर की शाखा, दूसरे बंगाल का। ये जो शाखा बनती है अरब सागर, ठीक है, और ये जो बनी बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों। अब
धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो सीधा कहाँ जाती है, हमारे पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार की तरफ। और बंगाल की खाड़ी की शाखा तो वहां चली गई, अब अरब सागर की जो शाखा है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। भारत के अंदर यहाँ पर क्या करती है, प्रवेश। तो 1 जून के करीबन, कितने जून के करीबन, 1 जून के करीबन ये केरल के अंदर पहली बारिश करता है। केरल के अंदर क्या करता है, पहली बारिश। और जब केरल के अंदर पहली बारिश करता है उसे कहते हैं मानसून का प्रस्फोट। क्या कहते हैं बच्चों, मानसून का प्रस्फोट, मतलब मानसून का एकदम आ जाना या मानसून से एकदम बारिश शुरू हो जाना क्या कहलाता है, मानसून का प्रस्फोट। और उसी समय बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो यहां पर पहुंचती है, पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है मेघालय। कौन सा, मेघालय। मेघ प्लस आलय, मेघों का घर, मेघों का घर क्या कहलाया, मेघालय। यहां पर आकर बादल आते हैं। और मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं, 3। एक का नाम है गारो, दूसरे का नाम है खासी, तीसरे का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, जो कीप की आकृति की है। कैसी है, इस तरह बनी हुई है कीप। और इन कीप की आकृति के बीच में जो पहाड़ियों के अंदर ये बादल फंस जाते हैं। क्या हो जाता है, बादल फंस जाते हैं। और जैसे ही बादल फंसते हैं तो यहां मेघालय के अंदर भयंकर बारिश होती है, बहुत तेजी से बच्चों बारिश होती है। और जब यह बारिश तेजी से होती है तो बच्चों यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। और आपको बच्चों आपको खुद को ही मालूम है, यदि विश्व की सबसे ज्यादा है तो भारत की भी हुई, ठीक है। और यह विश्व की सबसे ज्यादा जो बारिश है वो इसी मेघालय के अंदर एक जिला है, उसका नाम है चेरापूंजी। कौन सा, चेरापूंजी। और चेरापूंजी के अंदर एक स्थान है मोनसिनराव। मोनसिनराव नामक स्थान पर मेघालय राज्य के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा लगभग 1084 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। लगभग 1084 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। और ये शाखा कब आती है, 1 जून को आती है। कब आती है, 1 जून को आती है, ठीक है बच्चों। फिर अपन आगे 10 जून, कितने जून, 10 जून है, वो कर्नाटक के और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर चलती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की क्या है, बॉर्डर के ऊपर ये पवनें चलती हैं। कब, 10 जून। फिर ये कौन सा जून, 15 जून महाराष्ट्र के अंदर चलती है और गुजरात के तट के भागों के पास से ये गुजरती है, ठीक है। फिर ये अपन की हो गई कब, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो पवन है बच्चों वो लगभग गुजरात और लगभग पूर्वोत्तर जो भारत है, सॉरी पूर्वोत्तर जो राजस्थान है वहां पर हल्की सी बारिश करना शुरू कर देते। और 15 जुलाई तक, कब तक, 15 जुलाई तक ये पश्चिमी राजस्थान, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या करती है, बारिश करती है। और याद रखना बच्चों, ये 15 जून की जो शाखा है, जो अरब सागर की शाखा, वो आगे जाकर ये गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ मिलकर ये धीरे धीरे हमारे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के होता हुआ पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी बारिश करता है। क्या करता है, बारिश करता है। अब बच्चों इसमें नोट करने की सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये जो अरब सागर की शाखा है वो 3 शाखाओं के रूप में यहाँ पर बारिश करती है। कितनी शाखाओं के रूप में, 3 शाखाओं के रूप में बारिश करती है। अब आपके नोट करने का एक सवाल यह बनता है कि
भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है, यह सवाल है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखो वर्षा किस मानसून से हो रही है? अरब सागर की शाखा से। तो किसकी शाखा से? अरब सागर की शाखा से, याद रखना होता है। ठीक है, दूसरा सवाल नोट करके याद रखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है? ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, ये याद क्वेश्चन आपको रखना है। यदि आपसे पूछ ले बच्चों, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी से ही अधिक क्यों होती है, कारण पूछ ले, तो उसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि यह हमारी अरावली पर्वतमाला है। यह हमारी कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। ठीक है, अब अरावली पर्वतमाला के लिए यदि हम अरब सागर की शाखा की बात करें तो देखिए बच्चों, ये जो अरावली की पर्वतमाला है इस शाखा के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और समांतर हो जाने के कारण बच्चों अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर अरब सागर की शाखा से बारिश नहीं होती। याद रखना बच्चों, अरावली पर्वतमाला अरब सागर के शाखा के समांतर हो जाने के कारण इन शाखा के लिए कोई अवरोध पैदा नहीं कर पाती है। इस कारण से ये शाखा यहाँ पर बारिश राजस्थान में ज्यादा नहीं कर पाती है। लेकिन जब ये अराकान योमा पहाड़ी से टकराकर ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा जब गंगा के मैदान से होती हुई ये पश्चिमी भारत की तरफ प्रवाहित होती है, उस समय राजस्थान में आते समय ये पहाड़ी उसके लिए क्या बन जाती है? अवरोध बन जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए क्या बन जाती है बच्चों? अवरोध बन जाती है। और इसी अवरोध के कारण या राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या होती है? वर्षा अधिक होती है और अरब सागर की शाखा से कम होती है। ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, और फिर अरावली के पश्चिमी साइड वर्षा भी क्या होती है? कम होती है, और पूर्वी साइड वर्षा क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। और एक बात याद रखना कि यहां पर एक राज्य है, उसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है बच्चों, ये जो राज्य है वो मानसून के आगमन के समय इस राज्य में बारिश बहुत ही कम होती है। बारिश क्या होती है? बहुत ही कम होती है। यदि पूछ ले मानसून के उत्क्रमण के समय तमिलनाडु राज्य में बारिश कम क्यों होती है, कारण बताइए। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहां पर आपको पता ही है, यहां पर आपके इलायची की पहाड़ी है। कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। ठीक है, यहां पर कौन सी? इलायची की पहाड़ी। ठीक है, और यहां पर आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, और या फिर अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट का उच्च भाग आ जाता है। क्या आ जाता है? पश्चिमी घाट का उच्च भाग जो इलायची की पहाड़ी से बना। और ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो तो इसकी क्या हो गई? समांतर हो गई, तो सीधी चली जाती है, इसके बीच में कोई अवरोध नहीं होता, जिस कारण से बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन इस शाखा के जो अरब सागर की शाखा है वो इस इलायची के पहाड़ी का अवरोध आ जाता। अरब सागर की शाखा के इलायची की पहाड़ी क्या आ जाता? अवरोध आ जाता। इस कारण से पश्चिमी घाट पर तो बारिश होती है, लेकिन वापस धीरे धीरे पवन इसके ऊपर से होती हुई वापस सीधी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और तमिलनाडु को सूखा रख देती है। क्या कर देती है? सूखा रख देती है। इस कारण से तमिलनाडु में बारिश मानसून के उत्क्रमण के समय नहीं होती, लेकिन लौटते समय सबसे ज्यादा जो भारत में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है। कहां पर होती है बच्चों? तमिलनाडु राज्य के अंदर लौटते हुए मानसून के कारण सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है।
तो ये भी आपको सवाल का उत्तर आपको मिल गया। फिर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है बच्चों कि यदि आपसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण या फिर उल्टा पूछ ले दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है, तो याद रखना कम होती जाती है। दक्षिण क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और उत्तरी क्षेत्र में बारिश क्या होती है, कम होती है। याद रखना बच्चों, यदि हम उदाहरण के रूप में यदि हम किसी भाग से यदि पानी का लोटा भरे और गिराते हुए जाएंगे तो जहां से हमने लोटा भरा वहां पर ज्यादा पानी गिरेगा, अंतिम बिंदु पर जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाती है, वर्षा भी यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर आदत अधिक होती है इसलिए वर्षा होती है अधिक। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर एक सवाल आता है पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है, तो ये भी क्या होती है, कम। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात क्या होती है, वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी राज्यों तक आते आते वर्षा की मात्रा में क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। वर्षा की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी पूर्व में ज्यादा होती है और पश्चिम में कम। यदि आपसे ऑपोजिट सवाल पूछ ले उत्तर से दक्षिण के बीच वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, तो वृद्धि बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी उत्तर से दक्षिण। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछे तो इसमें भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इस तरह भी सवाल पूछे जा सकता है, क्या पूछे जा सकता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि भारत के अंदर जो बारिश का जो वितरण है वो भी असमान कैसे है उसका बारे में जाना। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य है, कौन से पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य है वह लगभग औसतन 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये जो बारिश की जो परिवर्तन की मात्रा धीरे धीरे पश्चिम की तरफ चलती है, किस तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ। और पश्चिम की तरफ आते आते पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। कितनी चाय हो जाती है, 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की जब शाखा आती है तो इसके अंदर किसकी मात्रा कम हो जाती है, आर्द्रता की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आर्द्रता की क्या आ जाती है, कमी। और आर्द्रता की कमी आ जाने के कारण पूर्व की तुलना में पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है। पूर्व की तुलना में पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम होती है। अब आपसे पूछ ले आर्द्रता क्या है, आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता की यदि आपसे पूछे तो याद रखना वायु मंडल में या वायुमंडल में या वायु में पाई जाने वाली, वायुमंडल में या वायु में पाई जाने वाली नमी को क्या कहते हैं बच्चों, आर्द्रता। बहुत स्ट्रिक्ट और सटीक परिभाषा है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि वायुमंडल या वायु में पाई जाने वाली जो नमी होती है वो क्या होती है, आर्द्रता। मिट्टी के अंदर भी पाई जाने वाली नमी क्या होती है, आर्द्रता। क्या होती है, आर्द्रता। और वो नमी क्या होती है, जल वाष्प के रूप में होती है। किस रूप में होती है, जल वाष्प के रूप में भी होती है। और वही जल वाष्प के रूप में पाई जाने वाली नमी आगे जाकर क्या बनते हैं, संघनन क्रिया होती है। संघनन क्रिया से बादल बनते हैं और बादल के साथ क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। ठीक है बच्चों। और यदि हम इसको मापने के यंत्र की बात करें, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है। कौन सा है, हाइग्रोमीटर। ये आर्द्रता को मापने वाला क्या है, यंत्र है। और आर्द्रता को मापने वाली जो यूनिट है, यदि हम यूनिट की बात करें तो वो यूनिट है हमारी की एमबी। सॉरी, आर्द्रता को मापने वाली जो यूनिट है वो आपको बताई हुई नहीं है कहीं पर, और जब मुझे मिलेगी तो मैं अगले वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो
हाइग्रोमीटर के माध्यम से इसको मापा जाता है। और फिर बाद में आर्द्रता जब हम देखते हैं तो किस रूप में होती है? जल वाष्प के रूप में होती है। किस रूप में होती है? जल वाष्प के रूप में। अब जल वाष्प क्या है? तो वायु के अंदर पाई जाने वाली जल गैस रूप में होता है नमी के कारण, उसी को हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। और ये जो हमारे वायुमंडल में रूप में देखते हैं तो औसतन रूप से 2% पाई जाती है। कितने रूप में पाई जाती है? 2% ही औसतन रूप से पाई जाती है। तो आपने बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर आपने मानसून के उत्क्रमण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? मानसून के उत्क्रमण के बारे में। और साथ में हमने देखा कि मानसून का प्रस्फोट कब होता है भारत के अंदर। तो 1 जून को भारत के अंदर पहली बारिश केरल के अंदर हो जाती है, उसी को मानसून का प्रस्फोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का प्रस्फोट। अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब भारत के अंदर मानसून का प्रस्फोट होता है उस समय हमारे नदी नाले जो सूखे हुए थे वो बहना आरंभ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों अगला जो वीडियो है उसके अंदर हम मानसून का जो उत्क्रमण है उसका विस्तार के साथ और अध्ययन करेंगे, और साथ में हम मानसून का व्युत्क्रमण का अर्थ होता है मानसून का लौटना। क्या है? मानसून का लौटना। और मानसून विच्छेद। क्या? मानसून विच्छेद जैसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।